12th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सेट ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को केवल अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन दिए यहाँ पे, व्हाट इज नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, दैट मीन्स हमको यहाँ पे बताना है नेचर ऑफ फोर्स बताना है, मतलब फोर्स जो यहाँ पे दो चार्जेस Q1 एंड Q2 है उसके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसका नेचर क्या होगा। दो कंडीशन में, व्हेन फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0, और नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया है Q1 Q2 इज लेस देन 0। दैट मीन्स क्या है, दोनों चार्जेस का जब प्रोडक्ट होगा ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होगा, और दोनों चार्ज का प्रोडक्ट जब होगा नेगेटिव होगा, तब आपको बताना है यहाँ पे कि नेचर क्या होगा। ओके, फोर्स का जो नेचर, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या आएगा, दो चार्ज जो होगा उसका प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर, दैट मीन्स पॉजिटिव तभी आता है अगर दोनों क्या होंगे, नेचर में से होंगे, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर क्या होंगे, दोनों नेगेटिव। क्योंकि हम जानते हैं कि दो वैल्यू को प्रोडक्ट करने पे आपको पॉजिटिव वैल्यू तभी होती है जब दोनों या फिर प्लस में हो या फिर दोनों क्या होंगे, माइनस में होंगे। दैट मीन्स बोलने का मतलब ये है कि दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का नेचर सेम है, ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे ना, और अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स दोनों का नेचर क्या है, सेम है। अगर नेचर सेम है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा आपका कौन सा होगा, रिपल्सिव होगा फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पे लिखा है इफ Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0 देन फोर्स इज रिपल्सिव। फोर्स क्या होगा यहाँ पे, रिपल्सिव होगा। और अगर सेकेंड कंडीशन हम बात करें Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, अगर Q1 Q2 दैट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव दिया है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों नेचर में क्या होंगे, अपोजिट। दैट मीन्स वन एक कोई प्लस होगा, सेकंड क्या होगा यहाँ पे माइनस, या फिर फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है, या फिर फर्स्ट नेगेटिव है तो सेकंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस, तो वहाँ पे जो आपका फोर्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव। दैट मीन्स दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राइट द यूनिट्स ऑफ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्सएल एंड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक्सी। ठीक है, आपको बताना है कि जो इंडक्टर एक्सएल होगा उसका रिएक्टेंस क्या होगा, ठीक, यूनिट बताना है बेसिकली, और जो कैपेसिटर होगा उसके रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, एंड राइट देयर वैल्यूज फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक है, और डीसी करंट के लिए आपको इसकी वैल्यू भी बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, जो इंडक्टर होता है, ठीक है, उसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट ओम होगा जैसा हमारा रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, और अगर हम लोग रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो इसका भी क्या होगा, यहाँ पे ओम होगा। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है डीसी वैल्यू के लिए। ठीक है, डीसी के लिए, डीसी करंट के लिए दोनों की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होगा और कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो एक्सएल के लिए, एक्सएल दैट मीन्स क्या होगा, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होगा इसकी वैल्यू 0 होती है डीसी के लिए, और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ कलर्स फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। मतलब हमको बताना है कि किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर वैलेट कलर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वैलेट कलर के लिए ज़्यादा होती है, एंड मिनिमम फॉर रेड कलर, सॉरी मिनिमम फॉर रेड कलर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा किसके लिए ज़्यादा होगा, यहाँ पर वायलेट कलर के लिए ज़्यादा ज़्यादा होगा, और मिनिमम जो होता है यहाँ पे रेड कलर के लिए ज़्यादा होता है। और वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है और वायलेट का कम होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हमारा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, व्हाट इज देयर काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज देयर काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है, आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और कितने यहाँ पे पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ पे दिया है 1 वोल्ट के पोटेंशियल से यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है ना। तो देखो, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक है, 1 वोल्ट के पोटेंशियल से यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, तो आपको बताना है कि एनर्जी क्या होगी। तो देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू क्या होता है, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल तो आपको पता है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 1 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको अगर अपने से सॉल्व करें ना, देखो
फॉर्मूला आपका क्या था, चार्ज इनटू पोटेंशियल ना, तो देखो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मूला है आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल। चार्ज कितना है यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ई होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम पे। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। ओके, इंटू पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट का। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 10, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 -19 कूलाम, और ये 1 वोल्ट जैसा है वैसा रहेगा। और यहाँ पे रीजन दे देंगे, सिंस 1 इलेक्ट्रॉन या E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ओके, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1.6 को हम सेम लिखेंगे, 10 की पावर है 1 है, 10 की पावर -19 है, तो कितना होगा, इंटू 10 की पावर 1 -19 कितना होगा, -18, और यहाँ पे एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल। तो ये होगा आपका आंसर। ओके, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि नेम अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपको एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम बताना है, और क्वेश्चन में और दिया है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है कौन सा है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। और यहाँ पे टू कन्वर्ट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर, इट is to be doped with trivalent element like बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। ठीक है, तो अगर इसको हमको सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसको अगर आपको पी टाइप के सेमीकंडक्टर में अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिवलेंट एलिमेंट को आपको यहाँ पे डॉप कराना पड़ेगा, मतलब उसकी इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। और ट्रिवलेंट एलिमेंट क्या होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। ओके, और अगर हमको एन टाइप इंट्रिंसिक को एन टाइप बनाना होता है तो पेंटावेलेंट टाइप के एलिमेंट को हम लोग डॉप कराते हैं ना, उसकी इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि is it possible to have zero electric field intensity at a point but electric potential is not zero। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो। आपको यहाँ पे देखो क्या बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो, बट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो ना हो। ठीक है, यस, है ऐसा पॉइंट स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर। अगर हम लोग बात करें स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर, तो स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए, यस इट इज पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो। अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके इनसाइड द कंडक्टर आपकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल की सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो होगी बट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं होती। सेम इसके पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें इक्वेटोरियल पोजीशन की, ठीक है, किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन की, तो वहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, इंटेंसिटी की वैल्यू होती है ना। और अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। तो दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कैन द वायर्स ऑफ पोटेंशियोमीटर बी मेड ऑफ कॉपर, इफ नॉट गिव द रीजन। हम लोग को बताना है कि जो पोटेंशियोमीटर होता है उसके वायर को हम लोग कॉपर से बना सकते हैं, और अगर नहीं बना सकते हैं तो उसका रीजन क्या है। तो देखो क्या है, कॉपर कांट बी यूज टू मेक वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, हम लोग कॉपर जो पोटेंशियोमीटर है उसके बनाने के लिए कॉपर वायर का यूज नहीं कर सकते। क्यों, इसका रीजन है बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज लेस। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, दैट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू लेस होती है, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है। ओके, तो इसकी जो कॉपर वायर जो होता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट मीन्स रेजिस्टिविटी जो होती है लेस होती है, कम होती है, बट टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट हाई होता है, जिसके कारण हम लोग इसका यूज पोटेंशियोमीटर के वायर के रूप में नहीं कर सकते हैं।
ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है जो कि कार्बन रेजिस्टेंस के बैंड से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकली एक साथ 4 और 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पहले थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे देखो हम लोग को दिया है क्वेश्चन की डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। पहला एनालॉग, दूसरे साइड लिखा है डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल को हम लोग पहले देखते हैं ना। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है कि इन दिस सिग्नल वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम। मतलब क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल होता है वहां पर, ठीक है, वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू होती है टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है ना। एनालॉग सिग्नल जो होता है वहां पर वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू जो होती है टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती है। बट अगर हम लोग डिजिटल सिग्नल की बात करें तो इन दिस सिग्नल्स द करंट और वोल्टेज हैज ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यू। यहाँ पे क्या होता है, टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यू, टू डिफरेंट वैल्यू को लेता है, फर्स्ट जीरो और सेकेंड वन। दैट मीन्स डिजिटल सिग्नल जो होता है ओनली दो वैल्यू पर वर्क करता है, फर्स्ट होता है जीरो और सेकेंड क्या होता है, वन। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग एनालॉग सिग्नल की तो सेकेंड डिफरेंस है इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे देखे क्या है कि जो यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती है, दैट मीन्स क्या है, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। कौन, एनालॉग सिग्नल। ओके, तो एनालॉग सिग्नल जो होता है कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम होता है। और अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करें तो ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, जीरो एंड वन को। दैट्स व्हाई दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं एनालॉग सिग्नल के बारे में। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, अ सिंपल एनालॉग सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव्स। ओके, जो सिंपल एनालॉग सिग्नल होता है उसको हम लोग साइन वेव के थ्रू इंडिकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डिजिटल सिग्नल होता है वो जो होता है रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ पल्सेस। ओके, जो डिजिटल सिग्नल होता है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, पल्सेस के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे फोर्थ डिफरेंस, द सिग्नल ऑब्टेन्ड, दैट मींस एनालॉग सिग्नल ना, द एनालॉग सिग्नल ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग स्पीच, म्यूजिक और इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट और आर एनालॉग सिग्नल। दैट मीन्स क्या होगा, जो म्यूजिक इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट से यहाँ से जो हमारा सिग्नल्स मिलता है वो क्या होता है, हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल आप जानते हैं यहाँ पे जो हमारा जैसे कंप्यूटर से जो सिग्नल मिल रहा है, स्मार्ट वॉच से मिल रहा है, और भी समथिंग कम्युनिकेशन सिस्टम से जो हमारा सिग्नल्स मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पे लिखा है द लेटर्स ऑफ अ बुक, आउटपुट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, और द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम facts from effects है ना, facts that means far away xerox are called digital signals। ओके, तो इस टाइप से हमारा एक डिफरेंस है एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोलराइजेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया है जो कि क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो म्यू, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, वेयर थीटा क्या होता है यहाँ पर, एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है। अगर हम लोग थीटा को एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोले तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू टेन थीटा। और म्यू की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, रूट थ्री। म्यू दैट मीन्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट थ्री दिया है, तो रूट थ्री इक्वल टू क्या है, टेन थीटा। तो दैट मीन्स क्या बना, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे टेन इनवर्स रूट थ्री, और टेन में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, दैट मीन्स अगर एंगल ऑफ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट थ्री है तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।